एंड ऑस्ट्रिया होता है। इसे बैटल ऑफ बर्बन डायनेस्टी वही डायनेस्टी थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से पहले, और साथ में वॉज लेफ्ट हैंडेड, बाकी सब तो इन्होंने। सो व्हाट्सअप एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक है, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने ख़त्म किया था। सो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 1815 में नेपोलियन का रूल ख़त्म हो जाता है। सो उसका रूल इसलिए ख़त्म होता है क्योंकि 1815 में वॉर होता है जिसमें नेपोलियन वर्सेस ब्रिटेन, प्रूसिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया होता है। इसे बैटल ऑफ वाटरलू भी कहा जाता है। और ब्रिटेन, प्रूसिया, रशिया और ऑस्ट्रिया ये सब कंजर्वेटिव लोग होते हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि मोनार्की हटाई जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को लाया जाए। सो इन्होंने मोनार्की फिर से रिस्टोर किया और उन्होंने कुछ चेंजेस की। सो ट्रीटी ऑफ वीना 1815 में साइन किया गया था, जिसे होस्ट किया गया था ऑस्ट्रियन ड्यूक मार्टिनिज के द्वारा। ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स ये थे, लाइक बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। बर्बन डायनेस्टी वही डायनेस्टी थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से पहले फ्रांस में रूल करती थी। सो उसे फिर से लाया गया फ्रांस में। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future। ये इसलिए किया गया था ताकि फ्रांस फ्यूचर में एक्सपैंड ना किया जाए, और फ्रेंच की बाउंड्रीज में फेंस लगाए गए थे ताकि वो ज़्यादा एक्सपैंड ना करे। प्रूसिया वॉज गिवन सम इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। प्रूसिया को कुछ न्यू टेरिटरीज दिया गया वेस्टर्न फ्रंटियर का, और साथ में ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली। ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दिया गया नॉर्थ इटली का, और रशिया गॉट पोलैंड। रशिया को पोलैंड मिल गया था, और कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स विच हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट हैंडेड। बाकी सब तो इन्होंने चेंज कर दिया, बस एक ही चीज़ इन्होंने छोड़ दी थी जो नेपोलियन ने सेटअप की थी। सो आफ्टर 1815 पूरे यूरोप में मोनार्की सिस्टम फिर से वापस आ गई थी जो पहले थी। सो अब हुआ क्या, समझ लीजिए आपको कोई पावर दिया जाए और वो पावर आपसे छीन लिया जाए, आप क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो यही हो रहा था। कितने लिबरल लोग मोनार्की सिस्टम से खुश नहीं थे। सो उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, और उनमें में से एक थे गुसेपी मजीनी, जिनका जन्म जिनोवा में हुआ था 1807, और वो इटालियन रिवोल्यूशनरी थे क्योंकि ये इटली से थे। ठीक है, और ये मेंबर थे सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी नाम से। ठीक है, और ये बिलीव करते थे कि वो यूनिफिकेशन कर सके इटली का, क्योंकि ये इटली से थे। और ये फाउंडर थे 2 सीक्रेट सोसाइटीज़, एक था यंग इटली इन मार्शलीज एंड यंग यूरोप इन बर्ने। सो इसी के साथ हम पहुँचते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। सो 1830 में 2 रेवोल्यूशन हुए थे, एक तो फ्रांस में और दूसरा बेल्जियम में। ठीक है, और इसी दौरान एक और रेवोल्यूशन हुआ था जो ग्रीक रेवोल्यूशन था। सो फ्रांस में क्या हुआ था कि बावन किंग वॉज ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरी। मतलब जो पहले बावन डायनेस्टी जो इंस्टॉल की गई थी ट्रीटी ऑफ वीना द्वारा, उसे हटा दिया गया था और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भी हाफ हिस्सा रहेगा और साथ में मोनार्की भी रहेगी। और लुइस फिलिपी वॉज इंस्टॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो लुइस फिलिपी को इंस्टॉल किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की तरह, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, एक टाइप से समझ लीजिए प्राइम मिनिस्टर टाइप। और बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। पहले बेल्जियम नीदरलैंड्स का पार्ट होता था और पहले नीदरलैंड्स को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स कहा जाता था, पर लेकिन उसे ब्रोक कर दिया गया और बेल्जियम अब एक आज़ाद कंट्री था। वहीं ग्रीक में ओटोमन एम्पायर अभी भी रूल कर रही थी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था, ग्रीक 15th सेंचुरी से ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, तो अब वो अपना फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा था। सो उसकी मदद थोड़े से वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ करते हैं। वहीं वहाँ पे आर्टिस्ट और पोएट ये लोग नेशनलिस्ट का फीलिंग पीपल के अंडर में लाने का कोशिश करते हैं ताकि वो फ्री हो सके और वो फ्रीडम का डिमांड करे। ठीक है, आजकल के जैसे ज़माने में सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बनता है जिसके थ्रू नेशनलिस्ट का फीलिंग लाया जाता है। उस टाइम में जब सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था, तभी आर्टिस्ट, पोएट्स ये लोग अपने कलाकार के द्वारा में प्रेजेंट करते थे ताकि वो नेशनलिस्ट का फीलिंग ला सके पीपल के बीच में। लाइक अभी करेंटली अमृतकाल के महोत्सव में मोदी जी ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सब कोई भारत का तिरंगा का डीपी लगाए ताकि एक नेशनलिस्ट की फीलिंग लाए और एक यूनिटी वाली फीलिंग आए। सो वही सेम थिंग ग्रीक के पोएट और आर्टिस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर कुछ नाटक और है ना पोइट्स लिख के। सो इसका रिजल्ट ये रहता है कि 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल साइन किया जाता है और ग्रीक वॉज रिकग्नाइज एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। और ये सब तो चल रहा था, वहीं पोएट, आर्टिस्ट ये लोग
रोमांटिसिज्म लाना चाहते थे पीपल के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे अब ये रोमांटिज्म क्या है। रोमांटिसिज्म वो हो गया जिसमें कल्चरल सेंटिमेंट और एक यूनिफिकेशन की भावना लाया जाए पीपल के बीच में। तो उन्होंने बहुत सारी पोएट स्टोरीज ये भी लिखा, और उनमें से एक राइटर थे जिनका नाम था जॉन गॉटफ्राइड, ठीक है। वो कहते हैं कि एक कंट्री की कल्चर जाननी है तो आपको वो राजाओं के महलों में पता नहीं चलेगी, वो आपको कॉमन पीपल के पास रहकर पता चलेगी। इसी को लेकर एक स्टोरी है जो पोलिश लैंग्वेज के बारे में है। पोलैंड में रशिया में ज़बरदस्ती पोलिश लैंग्वेज हटा दिया जा रहा था और कहा जा रहा था रशियन स्पीक करने के लिए, ठीक है। अब समझ लीजिए आपसे कोई आपका लैंग्वेज छीन लेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी। सो वहाँ पे इसके लिए प्रोटेस्ट किया गया। तो जब प्रोटेस्ट किया गया तो रशिया की आर्मी पहले से ही पावरफुल थी और अभी भी है, जो वॉर चल रहा है उससे पता चल ही रहा होगा आपको। सो रशिया ने क्या किया, वहाँ के प्रीस्ट को जेल में डाल दिया और कितने पीपल को साइबेरिया भेज दिया ताकि वो ये प्रोटेस्ट नहीं कर पाए। सो ये सब देखते हुए ये आप एक एग्जाम्पल टाइप बन सकता है कि एक लैंग्वेज भी नेशनल की फीलिंग ला सकती है। सो 1830 में पूरे यूरोप में इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस किया जा रहा था। सो अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस हुआ जाएगा तो राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पीपल विलेज को छोड़ के सिटीज़ में आएंगे। सो सिटीज़ में आएंगे तो सिटीज़ में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सिटीज़ भी स्लम्स में टर्न होने लग जाएंगे। तो वो हो रहा था, और वहीं पीपल स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे यूरोप में वो बहुत ज़्यादा लॉस खा रहे थे, क्योंकि अब समझ लीजिए हो क्या रहा था उस समय, हैंड वीवन गुड्स बनती थी जो लेबर से बनाई जा रही तो वो महंगी होती थी, और वहीं इंग्लैंड में मशीन मेड गुड्स बनती थी। तो अब उसकी वजह से जो थिंग्स आते थे यूरोप में वो बहुत सस्ते होने लग गए थे। तो अब समझ लीजिए कोई चीज़ सस्ता मिलेगा और एक चीज़ महंगा, तो आप सस्ते में ही जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है, सेम थिंग। सो अब वो उसकी वजह से बहुत सारे स्मॉल प्रोड्यूसर लॉस में जा रहे थे, और वहीं इंग्लैंड में जिनके पास बड़ी बड़ी मशीन थी और जो गुड्स बना रहे थे वो अमीर होते जा रहे थे। तो अब ये सब देखते हुए 1848 में पीपल फ्रांस में स्पेशली पेरिस में प्रोटेस्ट करने के लिए रोड में आ गए। अब ये सब देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो थे वहाँ पे लुइस फिलिपी वो भाग गए, ठीक है, और भाग गए। तो इसको देखते हुए फ्रांस के पीपल ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेटअप की, और उन्होंने चेंजेस लाया, लाइक 21+ पीपल को 21+ मेन, सॉरी नॉट पीपल, वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। 21+ मेन को वोटिंग राइट्स दिया गया था और राइट टू वर्क गारंटी किया गया था। और ये सब तो चल ही रहा था। वहीं 1845 में सिलीशिया रिवॉल्ट हो रहा था। लाइक सिलीशिया एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे 11 वीवर्स थे और एक कॉन्ट्रैक्टर था। तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया कि 11 वीवर्स को थोड़ी कम पेमेंट की, तो अब उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट किया। सो अब कॉन्ट्रैक्टर डर गया, अब वो विलेज की तरफ भागा, तो विलेज के लोगों ने उसे मदद करने के लिए मना कर दिया। सो वो अब आर्मी के पास गया, तो आर्मी ने उनकी अच्छी खासी खातिरदारी की, पर लेकिन अब ये मेन थिंग नहीं है, वो 11 वीवर्स मर गए, वो मेन थिंग नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट कि रिवॉल्ट हो रहे थे, जो एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा था। अब रिवॉल्ट होंगे तो लिबरल्स तो चुप रहेंगे ही नहीं, तो वो भी उठे। सो लिबरल नेशनलिस्ट जिन्हें लेड कर रहे थे मिडिल क्लास पीपल, उनकी डिमांड ये थी कि एक नेशन स्टेट हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, और एक कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया जाए, ठीक है। और जर्मन रीजन में ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाने का प्रयास किया गया थ्रू मिडिल क्लास पीपल। तो उन्होंने 831 मेंबर्स इलेक्ट किए, ठीक है, और ये सारे के सारे मिडिल क्लास पीपल थे, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे 831 मेंबर्स ने नेशनल असेंबली बनाने का सोचा फ्रैंकफर्ट में, और वो भी एक चर्च में जिसका नाम था सेंट पॉल्स, और इसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जर्मनी में कोई पार्लियामेंट नहीं थी। सो ये 831 मेंबर्स ने मिलकर जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये सारे के सारे मिडिल क्लास पीपल थे, और इन्होंने आर्टिशियंस और वर्कर्स को इग्नोर कर दिया। अब सारे के सारे मिडिल क्लास रहेंगे तो ये अपने हिसाब से जो इनके फ़ायदे में रहे उसके हिसाब से ड्राफ्ट करेंगे, तो उन्होंने वही किया। तो अब जर्मन्स और वर्कर्स और आर्टिशियंस को ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिनकी वजह से उन्होंने उन्हें सपोर्ट करना बंद कर दिया। फिर भी वो राजा के पास गए और ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का आइडिया उनको दिया, और उस समय के राजा थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, और वो राजा थे प्रूसिया के, जर्मनी के नहीं थे, क्योंकि उस टाइम में जर्मनी करके कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी,
सो वो गए तो अब राजा थोड़ी ना चाहेगा कि उसका पावर चला जाए, तो उसने उनकी अच्छी खासी खातिरदारी कराई आर्मी के थ्रू। पर लेकिन एक टाइप से आइडिया मिल गया था राजा को कि अब ये टिकने वाले नहीं हैं, मतलब अब ये मोनार्की वाली सिस्टम रहने वाली नहीं है, अब ये सारे लिबरल्स लोग उठ रहे हैं क्योंकि पूरे यूरोप में रिवोल्ट हो रहा था। पर लेकिन अब क्वेश्चन आता होगा, ये जर्मन लोग कहाँ फेल किए? ये फेल इसलिए किए क्योंकि इन्होंने वर्कर्स और आर्टिशियंस को सपोर्ट नहीं लिया था, इन्होंने उन दोनों को इग्नोर किया था। सो अब मोनार्क समझ चुके थे कि वो लिबरल नेशनलिस्ट को ज़्यादा दिन रोक नहीं पाएंगे क्योंकि पूरे यूरोप में रिवोल्ट हो रहा था। सो वो इन लिबरल नेशनलिस्ट को थोड़ा थोड़ा कंसेशन देना स्टार्ट कर दिए थे ताकि वो अनरेस्ट सोसाइटी में ना लाए। सो उन्होंने सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर्स को अबॉलिश कर दिया हैब्सबर्ग और रशिया दोनों में, ठीक है। और वहीं उन्होंने हंगेरियंस को ऑटोनॉमी डिक्लेयर किया 1867 में। सो इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ख़त्म होता है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे ये नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट हमेशा के लिए लाते रहूँ, ठीक है। और हमें सपोर्ट करें, ये मेरा नया चैनल खुला है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ग्रो कर सकूं और आप सबके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहूं। धन्यवाद।